Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. All right. So हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी और उसमें हमने देखा था कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स के बारे में। पिछले लेक्चर में कंडक्टर्स क्या होते हैं बॉन्ड के हिसाब से हमने उनकी प्रॉपर्टीज देखी थी, जिसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के हिसाब से कैसा उसमें एनर्जी गैप होता है वो देखा था। आज पहले अपन इसका कंपैरिजन कर लेते हैं एक टेबुलर फॉर्म में। कंपैरिजन बिटवीन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, अर्धचालक, चालक और कुचालक, इनके बीच में कंपैरिजन हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये टेबुलर फॉर्म में यहाँ दिया हुआ है। जैसे पहला पॉइंट है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ टेम्परेचर, ताप के साथ चालकता पर प्रभाव। यदि ताप हम चेंज करते हैं तो चालकता पर क्या असर पड़ता है वो हम यहाँ देखेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट, सबसे ऊपर प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज अपन देखना चाह रहे हैं किसमें, चालक में, अर्धचालक में और कुचालक में। तो पहला पॉइंट जो है दैट इज वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद टेम्परेचर, मतलब ताप के साथ चालकता पर प्रभाव। तो चालक में जो है वो क्या होता है कि ये जो कंडक्टिविटी है वो कम होती है, डिक्रीजेस, इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ताप के बढ़ने के साथ जो कंडक्टिविटी है वो घटती है। सेमी कंडक्टर से यदि हम लें तो उसमें वो ताप के बढ़ने के साथ बढ़ती है। ये पॉइंट नोट करते जाए अपनी कॉपी में। तो ताप के बढ़ने के साथ ये बढ़ती है, और कुचालक में ताप के बढ़ने के साथ ये जो है वो बढ़ती है कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है यहाँ पर जो अपन देख रहे हैं। दूसरा, कंडक्टिविटी कितनी होती है वो अपन देख रहे हैं दूसरे पॉइंट में। तो ये चालक में होती है अबाउट 10 to the power 7 ओम मीटर इनवर्स, राइट। और अर्धचालक में या सेमीकंडक्टर्स ये वेरी करती है 10 to the power -6 से लेके 10 to the power 4 तक। और कुचालक में ये बदलती है 10 to the power -20 से लेके 10 to the power -10 ओम मीटर इनवर्स। ये इसका डिफरेंट वो है कंडक्टिविटी। उसके बाद रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध आपका यदि हम चालक को ले लें तो चालक में जो प्रतिरोध है वो काफी कम होता है, और उसके साथ साथ टेम्परेचर के साथ यदि अपन उसको देखें तो ताप के बढ़ने के साथ प्रतिरोध बढ़ता है। चालक में ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चालक में ताप बढ़ने के साथ प्रतिरोध बढ़ता है, जबकि अर्धचालक में ताप बढ़ने के साथ प्रतिरोध कम होता है। इसको डिटेल में भी अपन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने के साथ किसमें, चालक में, कंडक्टर्स में, कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ने के साथ प्रतिरोध का मान बढ़ता है। अर्धचालक में टेम्परेचर बढ़ने के साथ प्रतिरोध का मान घटता है, और उसी तरह से कुचालक में टेम्परेचर बढ़ने के साथ प्रतिरोध का मान घटता है। ठीक है, इसके बाद रेजिस्टिविटी, इंग्लिश में प्रतिरोधकता। रेजिस्टिविटी है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। इसका जो मान है वो बहुत कम होता है किसमें, चालक में। चालक में ये होता है 10 to the power -9 से लेके 10 to the power -4 ओम मीटर। तो चालक में ये है 10 to the power -9 से 10 to the power -4 ओम मीटर, जबकि अर्धचालक में प्रतिरोधकता का मान बहुत ज्यादा होता है, हाई होता है, और वो होता है 10 to the power -3 से लेके 10 to the power 3 तक। और
कुचालक में ये होता है बहुत ज्यादा, वेरी हाई, 10⁴ से लेके 10⁻17 ओम मीटर। ठीक है, हेलो सर। ओके। देन लो सर टेम्परेचर, इंग्लिश में बताओ। लो टेम्परेचर, ये प्रॉपर्टी यदि अपन देखें तो लो टेम्परेचर पर मतलब कम ताप पर, कम ताप पर जो हमारे कंडक्टर हैं वो सेमीकंडक्टर की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है ना, और कुछ एलिमेंट्स और अलॉय जो हैं वो सुपर कंडक्टर की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यदि आप सेमी कंडक्टर को लें तो बहुत कम ताप पर, लो टेम्परेचर पर वो इंसुलेटर मतलब कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। और कुचालक तो कुचालक है ही, इसलिए उनकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, वो वैसे ही रहते हैं इंसुलेटर्स। देन फॉरबिडन एनर्जी गैप, वर्जित ऊर्जा अंतराल है। वर्जित ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा अंतराल अपन ने पिछले लेक्चर में देखा था। ठीक है ना, तो वर्जित ऊर्जा अंतराल जो है वो कंडक्टर के केस में कितना होता है, कितना देखा था अपन ने चालक में? चालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है? किसी को याद नहीं? 0 है, सामने भी लिखा हुआ है वर्जित ऊर्जा अंतराल 0 होता है, कुछ भी नहीं होता ऊर्जा अंतराल उसमें। ठीक है ना, ओवरलैपिंग होती है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। और सेमीकंडक्टर्स में बहुत कम होता है, अपन ने देखा था अलग अलग 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम के लिए और सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये काफी कम होता है, और इंसुलेटर के केस में बहुत अधिक होता है 6 to 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये अपन ने देखा था। उसके बाद अगला पॉइंट है करंट कैरियर्स। यहां धारा प्रवाह में कौन योगदान करता है? धारा प्रवाह में किसका योगदान होता है सेमीकंडक्टर्स में, मतलब इन तीनों में अलग अलग। तो यहां पर यदि हम कंडक्टर की स्थिति लें, मतलब चालक में सिर्फ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो धारा प्रवाह में योगदान करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यदि आप अर्धचालक को लें, सेमीकंडक्टर्स को, तो उसमें कंडक्शन बैंड में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स धारा प्रवाह में योगदान करते हैं, और वैलेंस बैंड में होल्स जो हैं वो धारा प्रवाह में योगदान करते हैं। इनको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो धारा के प्रवाह में योगदान करते हैं, और वैलेंस बैंड में होल्स धारा के प्रवाह में योगदान करते हैं। ठीक है, और इंसुलेटर्स के केस में तो एनर्जी गैप ही इतना ज्यादा होता है कि कोई भी चार्ज कैरियर कंडक्शन के लिए उपलब्ध नहीं होता। मतलब यहां पर किसी तरह का धारा प्रवाह आपको प्राप्त नहीं होता है। समझ में आ गया ये चीजें सारी? इसमें किसी पॉइंट पे किसी को डाउट कंपैरिजन में? Okay, so we come to the next point, that is conduction in semiconductors. ठीक है, तो अभी यहां पर हम देखें किस किस क्या पैरामीटर्स हैं सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो उसके पहले जो मेटल कंडक्टर और सेमीकंडक्टर होता है उनमें क्या डिफरेंस है? मेटल कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। मेटल कंडक्टर जो होता है, ये इसको हम बोलते हैं यूनिपोलर। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि यहां पर जो करंट जो फ्लो करता है वो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज रिस्पॉन्सिबल होती है, एंड दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। है ना, करंट जो आपको मिल रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। है चालक, जैसा अपन ने अभी देखा था मेटल्स में, चालक या मेटल आप कह लें, तो मेटल कंडक्टर जो हो गए उनमें किसका योगदान है? इलेक्ट्रॉन्स का योगदान है, एक ही का योगदान है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? यूनिपोलर। है, यूनि का मतलब वन, ठीक है ना, एक ही पोल, तो यूनिपोलर। जबकि सेमीकंडक्टर जो है दैट इज बाइपोलर। ठीक है,
है, इट इज बाइपोलर। बाइपोलर क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो चार्ज कैरियर्स हैं, देयर आर टू चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स और चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स, एनीथिंग, चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स। सर इसके अंदर पोल्स भी बनते हैं क्या? हैं? सेमीकंडक्टर्स के अंदर पोल्स भी बनते हैं क्या, मैग्नेट वाले? ना 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 ना, ये तो चार्ज कैरिंग बाइपोलर इसलिए नाम दिया कि यहाँ पे पोल्स नहीं है, दो दो क्या है यहाँ पर, चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स है। कौन कौन से जो अभी अपन ने देखे थे जब हम कंपैरिजन देख रहे थे? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, गुड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स कहां पर? कंडक्शन बैंड में, और होल्स कहां पर? वैलेंस बैंड में। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है सेमीकंडक्टर्स की, वो किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती हैं वो अपन देखेंगे। सो द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल properties of semiconductors depend on the following parameters। किन चीजों के ऊपर ये निर्भर करती है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी अर्धचालक की? तो पहला है उसमें इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन, मतलब नेज सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन, इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अभी देखेंगे इनको डिटेल में। सेकंड, मोबिलिटी, मोबिलिटी है, मोबिलिटी को अपन कहते हैं गतिशीलता, गतिशीलता, ओके। थर्ड पॉइंट है इसका कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को अपन कहते हैं चालकता। और चौथा पॉइंट है एनर्जी गैप, एनर्जी गैप मतलब ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा अंतराल, ओके। चलिए अब एक एक पॉइंट को अपन ले लें यहां पर। ये समझ में आ गया कि जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो वैद्युत गुण कहते हैं अपन, प्रॉपर्टीज, जो विद्युतीय गुण हैं किसके? अर्धचालक के, वे इन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। 4 पैरामीटर्स हैं जो अपन को देखने हैं। अब पहला पॉइंट लेते हैं अपन, कौन सा? इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन, इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन यानी नेज सांद्रता। अब आप कोई भी सेमीकंडक्टर ले लें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नेज अर्धचालक, मतलब जिसमें बाहर से कोई इंप्योरिटी डाली हुई नहीं है, प्योर सिलिकॉन का है, प्योर जर्मेनियम का है, इस चीज को यदि अपन ले लें, ठीक है, तो उसमें जो है अपने को नेज सांद्रता देखनी है। तो यहां पर जो डेंसिटी होगी इलेक्ट्रॉन होल पेयर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक होल बन जाएगा, तो इसलिए अपन ये पेयर के रूप में आपको मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर, ठीक है ना। तो ये जो डेंसिटी है किसकी? इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स की, वो ताप के साथ बढ़ती है। डेंसिटी ऑफ, क्यों बढ़ती है? क्योंकि जब एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन को तो वो क्या होंगे? वो छोड़ देंगे अपनी जगह, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, इट इंक्रीजेस
with temperature, it increases with temperature। और जब ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, चालकता बढ़ जाएगी, हेंस कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। और जो इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये अपन ने देख लिया इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन। और इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन को अपन मान लीजिए Ni से लिखें, ठीक है ना, तो इसको इस तरह से लिखते हैं Ni स्क्वायर दैट इज इक्वल टू A0 T क्यूब e टू द पावर माइनस EGO डिवाइडेड बाय KT, जहां पर EGO दिस इज द एनर्जी। सर ये फॉर्मूला है क्या? हाँ, ये फॉर्मूला है, एनर्जी एट 0K इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको सिर्फ याद रखना है फॉर्मूले को, है ना, नो डेरिवेशन। K इज ए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, आप भली भांति परिचित है इससे। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर K, then T is the temperature in Kelvin, and A0 is a constant, A0 is a constant which is independent of T, independent मतलब T पे निर्भर नहीं कर रहा ये कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ T इन N और P टाइप सेमीकंडक्टर। अपन इनको भी डिटेल में देखेंगे, N और P टाइप सेमीकंडक्टर। सेकंड पॉइंट दैट इज मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या है, गतिशीलता। अब क्या होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है ना, तो उसके कारण क्या होता है कि कुछ जो बॉन्ड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। सेमीकंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकल जाते हैं आउटर ऑर्बिट से, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से। तो मतलब अपन यूं कहते हैं कि जो कुछ कोवेलेंट बॉन्ड हैं वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। दो एटम हैं, इनके बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो यदि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से चला जाए, ये निकल जाए, तो ये हम कहते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया, और इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है, फ्री इलेक्ट्रॉन अपने को मिल जाता है। तो जब यदि हम इस तरह के क्रिस्टल में, ये क्रिस्टल के अंदर आपके एटम्स हैं, इसमें यदि अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, इस तरह का, एक चीज तो टेम्परेचर अपन ने देखी, टेम्परेचर के कारण क्या हुआ, बॉन्ड टूट गया, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, ठीक है। और उसके साथ साथ अब हम यदि इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां पे लगा दें तो क्या होगा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसकी तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे, और इसके कारण क्या होगा, एक धारा का प्रवाह मिलेगा आपको। यहाँ पे यदि आप एक एमीटर लगा दें, मिली एमीटर, तो आपको क्या मिलेगा, करंट मिलेगा, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन टूट गया तो उसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे एक होल भी बन गया, ठीक है। तो जो होल बन गया, होल किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वहां पर से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा। और इसके कारण ये जो होल है ये मूव किसकी तरफ करेगा, ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो होल तो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है। इसके कारण, दोनों के कारण आपको आउटर सर्किट जो है उसमें धारा का प्रवाह मिलता है। सो दे कॉन्स्टिट्यूट ए करंट, बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल दे कॉन्स्टिट्यूट द करंट।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर यदि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो क्या हुआ, एक तरह से एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया बिटवीन द एंड्स ऑफ द सेमीकंडक्टर। एक ये एंड है इसका और एक ये एंड है, तो इन एंड पर क्या हो गया, इनके बीच में एक विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर प्रोड्यूस हो गया, और उस विभवांतर के कारण क्या होगा कि ये मूव कर रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ और होल नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है ना। और उसके कारण क्या हुआ, जब मूव कर रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया, इनको कुछ वेलोसिटी मिल गई, उसको अपन कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना, जिस वेलोसिटी से वो मूव करते हैं, और उसको अपन लिखते हैं वीडी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। और ये जो वीडी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया उसके प्रोपोर्शनल होती है ये वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब और ये जो डिफरेंट मटेरियल यदि अपन लें सेमीकंडक्टर के, जिस जर्मेनियम के लिए अलग होगी, सिलिकॉन के लिए अलग होगी, ठीक है ना, क्योंकि उनका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। और उसके साथ साथ अपन ने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन बैंड में मूव करते हैं, और होल्स जो हैं वो किस में मूव करते हैं, वैलेंस बैंड में। तो वैलेंस बैंड में तो बहुत ज्यादा पूरा सारे एटम्स वहां पे मौजूद हैं, ठीक है ना, उसके बीच से उसको मूव करना है, तो वैलेंस बैंड में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है होल्स की वो अलग होती है, और जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में हैं उनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो अलग होती है। समझ में आ गई बात। So this is VD that is proportional to E, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल है, और वी कैन राइट दिस एज VD is equal to mu into E। और ये जो म्यू है यहां पर इसको अपन कहते हैं मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। सो म्यू इज कॉल्ड मोबिलिटी, गतिशीलता आवेश वाहक की, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, आवेश वाहक की गतिशीलता। जो आवेश वाहक यहाँ पे दो तरह के हैं, ठीक है, एक तो इलेक्ट्रॉन और दूसरा होल, ठीक है। और इसको कैसे डिफाइन करेंगे, म्यू को यदि अपन ई को एक मान लें, ई बराबर मान लो 1 हो, इसका स्ट्रेंथ 1 अपन कर लें, तो वीडी बराबर म्यू होगा। सो इट इज डिफाइंड as the velocity of a charge carrier produced due to an electric field of strength unity। किसी एकांक विद्युत क्षेत्र के द्वारा उत्पन्न चार्ज कैरियर का वेग वो क्या कहलाएगा, उस चार्ज कैरियर की मोबिलिटी कहलाएगा, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया कि कंडक्शन बैंड जो जनरली खाली रहता है उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और होल्स जो है वो वैलेंस बैंड में मूव करते हैं जो कि करीब करीब फील्ड रहता है। इसलिए इन दोनों की जो मोबिलिटी है वो अलग अलग होगी, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि मान लीजिए हम इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को दर्शाएं म्यू एन से, म्यू एन नेगेटिव चार्ज कैरियर है इसलिए म्यू एन कर दिया हमने इसको। सो म्यू एन क्या दे रहा है हमको, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, एंड सपोज म्यू पी है दैट इज द मोबिलिटी ऑफ होल्स, मोबिलिटी ऑफ होल्स, होल्स की गतिशीलता को ये बता रहा है, ठीक है। देन टेम्परेचर के साथ किस तरह से मोबिलिटी बदल रही है, तो टेम्परेचर के साथ जो है कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब नैज अर्धचालक अपन लें जिसमें किसी तरह की इम्प्योरिटी डाली नहीं है, तो 100K से 400K तक टेम्परेचर रेंज, 100K टू 400K है, इस टेम्परेचर रेंज को यदि अपन लें तो ये पाया गया कि म्यू दैट इज प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर -m, जहां पर m का मान 1.66 फॉर इलेक्ट्रॉन्स एंड
2.33 for holes. This is in the case of germanium atom, and this is equal to 2.5 for electrons and 2.7 for holes in the case of silicon. ठीक है, तो इससे क्या दिख रहा है आपको? ये जो एक्सप्रेशन है आपने लिखी, म्यू इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर माइनस एम, इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, मोबिलिटी का मान क्या होगा, घटेगा, है ना। म्यू इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर माइनस एम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब मोबिलिटी का मान क्यों घटेगा? क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो नंबर ऑफ कैरियर्स हैं उनकी एनर्जी वो बढ़ती जाएगी, है ना, ठीक है। तो जब एनर्जी बढ़ेगी और साथ साथ कुछ फ्री भी हो जाएंगे उसके कारण, जब एनर्जी बढ़ेगी तो अपने बॉन्ड को तोड़ देंगे, तो उनकी क्या होगी, संख्या भी बढ़ जाएगी, इसलिए वो आपस में उनकी टकराने की संभावना वो बढ़ जाएगी, है ना। जब ज्यादा भीड़ होती है कहीं पर तो क्या होता है कि चलना मुश्किल हो जाता है, यही मोबिलिटी है, गतिशीलता। तो जहां ज्यादा भीड़ है वहां पर चलना आपको धीमे धीमे पड़ता है, और जहां पर खाली रोड है वहां आप तेजी से चल सकते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो वो आपस में उनकी टकराने की संभावना ज्यादा हो जाएगी, और इस कारण से उनकी जो मोबिलिटी है वो कम हो जाएगी। कोई डाउट यहां तक? ओके, देन ये भी पाया गया कि मोबिलिटी जो है दैट इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ म्यू, दिस इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप बढ़ाते हैं तो क्या होता है, एनर्जी बढ़ती है ना। फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, राइट। तो ये पाया गया कि एन टाइप अभी पढ़ेंगे अपन आगे, एन टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर यदि अपन लें, एन टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में इफ इलेक्ट्रिक फील्ड E that is less than 10 to the power 3 volt per meter, ठीक है ना, तब मोबिलिटी कांस्टेंट रहती है, मोबिलिटी में कोई चेंज नहीं होता, मोबिलिटी इज कांस्टेंट। देन इफ E is between 10 to the power 3 and 10 to the power 4, right, then mu n is proportional to e to the power minus 1 upon 2। और यदि बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगा दें, है ना, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी हाई कहते हैं अपन इसको, वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, then this mu n is proportional to 1 upon E और E to the power minus 1, ठीक है। So this is about the mobility. Then we come to the third point, that is conductivity, चालकता। तो कंडक्टिविटी किसी भी नए अर्धचालक की, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स एंड मोबिलिटी। तो कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन होल पेयर कितने हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, दैट इज 1, एंड सेकंड दैट इज मोबिलिटी, गतिशीलता। ऑलराइट, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अपन लगाते हैं सेमीकंडक्टर्स में तो क्या होता है, अभी अपन ने देखा था कि इलेक्ट्रॉन और होल जो हैं
वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, है ना। परंतु करंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि इनके साइन अपोजिट हैं, होल्स के और इलेक्ट्रॉन्स के साइन अपोजिट हैं, इसलिए करंट का जो डायरेक्शन होगा है वो सेम होगा। ठीक है, मान लीजिए n is the density of holes, sorry, density of electrons, n is the density of electrons in conduction band, suppose. एंड इसके कारण जो नेट चार्ज होगा पर यूनिट वॉल्यूम है, डेंसिटी तो है ही, तो मतलब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, तो जो नेट चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? कोई बता सकता है? नेट चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, एनीवन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम तो n है, डेंसिटी है वो उसकी, तो N by नेट V। चार्ज क्या होगा पर यूनिट वॉल्यूम? कोई नहीं बता सकता। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 में 10⁻⁻19 गुलाम। वेरी गुड। सो यहां पर अपन उसको ना लेकर सिर्फ ई मान लेते हैं, सपोज, है ना, कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है, तो यहां पर नेट चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एन ई हो जाएगा कि नहीं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन है, ठीक है। तो अब यहां पर हम एक नया टर्म डिफाइन करते हैं, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी Jn ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के कारण, होल्स के कारण अलग हो जाएगी, है ना। ड्रिफ्ट हो रही है मतलब मूव हो रहा है, जो ड्रिफ्टिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, सो दैट इज डिफाइंड एज द चार्ज फ्लोइंग ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है। ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी अपन डिफाइन करते हैं, इसको यहां लिख दें इसकी डेफिनेशन, दिस इज डिफाइंड एज द चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अपन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, होल्स की बाद में करेंगे बात, तो चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, प्रति एकांक क्षेत्रफल, है, प्रति एकांक क्षेत्रफल जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा आवेश जो मूव कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना, पर यूनिट टाइम, एकांक समय में, पर यूनिट टाइम मतलब पर यूनिट एरिया भी है और पर यूनिट टाइम भी है, ड्रिफ्टिंग के कारण, ड्यू टू देयर ड्रिफ्ट, ड्यू टू देयर ड्रिफ्ट अंडर द इन्फ्लुएंस of electric field of the applied electric field E, ठीक है। तो E जो अपन ने लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन और होल्स का जो मोशन हुआ, उसमें से हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ले लिया, और ये जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है जो प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड जो ड्रिफ्ट हो रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड E में, तो उसके लिए ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी अपन लिखते हैं Jn इज इक्वल टू n इंटू E, ये तो चार्ज हो गया, और VDN, VDN, n का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन के लिए है, और d का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी,
सो VDN क्या हो गई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इसको अपन यूं लिख देते हैं VDN ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये अपन ने देखा था दैट इज प्रोपोर्शनल टू E एंड इक्वल टू म्यू इनटू E। अभी अपन ने ऊपर देखा था, तो VDN इज इक्वल टू म्यू एन इंटू E, राइट। ये हमने अभी देखा था, जहां पे म्यू क्या है? मोबिलिटी, तो म्यू एन किसकी हो गई? इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी हो गई। ठीक है, अब इस VDN जो है इसका मान ही ऊपर की इक्वेशन में लिख लें। इक्वेशन नंबर 1 है मान लो, और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो 2 से VDN का मान इक्वेशन नंबर 1 में यदि अपन लिख देते हैं तो ये हमें मिल जाता है JN दैट इज इक्वल टू NE म्यू एन इंटू E, और इसको अपन लिखते हैं सिग्मा n इंटू E। ठीक है, जहां पर सिग्मा n क्या हो गया? सिग्मा n इज इक्वल टू NE म्यू एन, और इसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टिविटी, चालकता किसकी? अर्धचालक पदार्थ की। अर्धचालक पदार्थ की चालकता किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण। सो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और 2 मिनट का रह गया। अब यहां पर इसी तरह से अपन किसके लिए लिख सकते हैं? होल्स के लिए लिख सकते हैं। तो होल्स में क्या हो जाएगा? सिग्मा P दैट इज इक्वल टू P E है म्यू P। चार्ज वही रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक होल बन गया, तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज जाएगा, वो नेगेटिव चार्ज जाएगा, इतनी अंतर है। तो इस तरह से म्यू P क्या होगी? यहां पर मोबिलिटी ऑफ होल्स। सो म्यू P दैट इज मोबिलिटी, गतिशीलता होल्स की, मोबिलिटी ऑफ होल्स। तो इस तरह से टोटल कंडक्टिविटी, कुल चालकता सेमीकंडक्टर मटेरियल की, दोनों के कारण टोटल कंडक्टिविटी right of the semiconductor material that will be given by sigma that is equal to sigma n plus sigma P, and this we can write as NE mu n plus PE mu P that is equal to E into N mu n plus P mu P. All right. अब यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर हैं वो क्या होंगे? वो बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन होल पेयर की संख्या बढ़ती है और मोबिलिटी जो है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है ना। इलेक्ट्रॉन होल पेयर संख्या बढ़ने के कारण वो मोबिलिटी कम हो जाती है, परंतु जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर की जो संख्या बढ़ रही है उसके कारण जो इफेक्ट हो रहा है वो ज्यादा होता है मोबिलिटी में डिक्रीज की तुलना में। द इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन होल पेयर दैट इज ग्रेटर देन द डिक्रीज इन मोबिलिटी। इसलिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स मतलब नैज अर्धचालक की चालकता टेम्परेचर के बढ़ने के साथ क्या होती है? इंक्रीज होती है। नैज अर्धचालक की, ध्यान रखें, नैज अर्धचालक की चालकता टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ती है। ठीक है, और हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो कंडक्टिविटी है किसकी? एक्सट्रिंसिक मतलब बाह्य अर्धचालक की, जिसमें हम इम्प्योरिटी डालते हैं, उसकी जो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ घटती है। नैज अर्धचालक की कंडक्टिविटी बढ़ती है और बाह्य अर्धचालक की कंडक्टिविटी घटती है। तो ये 3 पॉइंट अपन ने देख लिया, अभी 4था पॉइंट रह गया है, तो वो अपन जो है वो अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके।